हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 8 के घन और घनमूल चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम इसके सभी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। घन किसे कहते हैं? घन जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। तो जब तीन समान संख्या को परस्पर गुना किया जाता है तो जो गुणनफल मिलता है वही कहलाता है घन। जैसे हम अगर संख्या 2 लें और 2 को 3 बार गुना कर दें तो क्या मिल गया? 8। तो 2 को जब 3 बार गुना किए हैं तो इसको हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो 2 का क्यूब 8 है, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ 8 क्या है? 2 का घन है। और इसको पढ़ते कैसे हैं? तो इसको पढ़ते हैं 2 के क्यूब बराबर 8 या 2 का घन बराबर 8। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्यूब लिख दिए हैं हम 1 से 20 तक। इसको आपको याद कर लेना है। इसमें कम से कम 10 तक तो याद कर ही लेना है कंठस्थ, ठीक है। अब देखिए, जब 1 का क्यूब किए 1 आ गया, 2 का क्यूब किए 8 आ गया, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। अब यहाँ पे ये जो संख्या आया 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, ये सब संख्या क्या है? इसको हम बोलते हैं पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या किसको बोलते हैं? वैसा संख्या जो किसी संख्या का क्यूब हो। वही चीज़ यहाँ लिखे हैं कि कोई प्राकृत संख्या m, कोई प्राकृत संख्या है m, वो परिपूर्ण या पूर्ण घन कहलाती है। कब? यदि वह किसी संख्या n का घन हो। तो n का घन किए कुछ संख्या आ गया तो m क्या हो गया? परिपूर्ण घन कहेंगे या फिर इसको पूर्ण घन कहेंगे। क्लियर है? अब यदि किसी प्राकृत संख्या के अंत में 0 हो तो उसका घन कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले 0 को छोड़कर जो संख्या है उसका घन लिख लेंगे, फिर उस संख्या के अंत में जितना 0 है उसका तिगुना 0 लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 10 का क्यूब निकालना है, 10 का घन निकालना है, ठीक। तो यहाँ 0 छोड़ के कौन सी संख्या है? 1। तो 1 का घन लिख लिए तो 1 का क्यूब करेंगे, क्या आ जाएगा? 1। अब यहाँ पे 1 0 है तो यहाँ पे कितना 0 लिख देंगे? 3 0। इसी प्रकार 20 का क्यूब निकालना है तो 0 छोड़ के कौन सा संख्या है? 2। तो 2 का क्यूब क्या हो गया? 8। फिर 1 0 है तो यहाँ पर लिख दिए 3 0। इसी तरह 100 का क्यूब निकालना है तो 0 छोड़ के कितना है संख्या? 1। तो 1 का क्यूब 1 और 2 0 है तो इसके बदले हम 6 0 तिगुना 0 लिख दिए। अगर आपसे पूछ दे कि बताइए 9000 का क्यूब क्या होगा, तो 0 छोड़ के कौन सी संख्या है यहाँ? 9। तो 9 का क्यूब कितना? 729 और 3 0 है तो 3 का तिगुना कितना? 9 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना हो जाएगा। समझ गए? अब यहाँ घन पर आधारित एक क्वेश्चन है। क्या है कि 6750 का सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जो पूर्ण घन है। तब गुणज क्या होता है जरा इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो गुणज होता है कि जब हम किसी संख्या को किसी भी पूर्णांक जैसे 1 2 3 4 इत्यादि से गुना करते हैं तो जो परिणाम या उत्तर मिलता है उसे उस संख्या का गुणज कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल से अगर समझें हम कि 3 का गुणज क्या होगा, 3 का अगर गुणज निकालना है तो हमको कितना से गुना करना होगा? 3 को 1 से 2 से 3 से ऐसे गुना करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम 3 का पहाड़ा लिख देंगे तो ये हो जाएगा 3 6 9 12 15 18, 3 का पहाड़ा में ये सब संख्या आता है। तो यहाँ पे देखिए कि 3 को हम 1 से गुना किए तो 3 आया तो 3 हो गया गुणज, 3 को 2 से गुना किए तो 6 आया, 6 हो गया गुणज। तो गुना करने के बाद जो परिणाम या उत्तर मिल रहा है वो क्या होता है? गुणज होता है। तो यहाँ से अब हम क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है 6750 का सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जो पूर्ण घन है। मतलब इस 6750 के पहाड़ा में आने वाला सबसे छोटा संख्या बताना है जो पूर्ण घन है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, इस 6750 का गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ से क्या मिल गया? 3 का क्यूब गुने 5 का क्यूब गुने 2। अब देखिए तो ये पूर्ण घन है कि नहीं है? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्ण घन होने के लिए यहाँ पावर 3 होना चाहिए था, लेकिन है नहीं। तो अगर हम इसको पूर्ण घन बनाना चाहें तो क्या करना होगा? हमको इसमें 2 गुने 2 मतलब 2 को 2 बार और गुना करना होगा, तब ना ये जाके यहाँ पे पावर 3 बनेगा। तो यहाँ पे देखिए कि 2 गुने 2 से किस में गुना कर रहे हैं? तो इतना वैल्यू है 6750 का। तो हम 6750 में 2 गुने 2 यानी 4 से गुना कर देंगे तो जो संख्या आएगा वो क्या होगा? पूर्ण घन हो जाएगा। तो हम 6750 का सबसे छोटा गुना जो पूर्ण घन है 6750 में 4 से गुना करके निकाल लिए। तो क्या आ गया आंसर? 27000। यानी कि 6750 के पहाड़ा में आने वाली सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण घन है वो क्या हो गया? 27000। अब देखिए एक प्रॉपर्टी है, क्या है
यदि a और b दो प्राकृत संख्याएं हैं तो a गुने b का क्यूब बराबर a क्यूब गुने b क्यूब। कहने का क्या मतलब हुआ कि यदि दो संख्याएं एक साथ गुना में है और उसका क्यूब है तो उसको हम अलग अलग संख्या का क्यूब करके गुना कर सकते हैं। इसी प्रकार 3 संख्या है, 4 संख्या है, कितना भी संख्या है वो अगर एक साथ गुना में करके क्यूब है तो उसको हम अलग अलग क्यूब करके गुना कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल समझते हैं कि यदि दे दिया है कि 2 गुने 3 का पावर क्यूब, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 का क्यूब गुने 3 का क्यूब अलग अलग लिख सकते हैं। चलिए वेरीफाई करते हैं। LHS में कितना है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में 2 गुने 3 के पावर क्यूब, ठीक है। और 2 तिया कितना होता है 6, 6 के पावर 3 कितना 216। RHS में कितना है, इक्वल टू के राइट साइड में 2 का क्यूब गुने 3 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, कितना आ गया 216। तो यहाँ से देख रहे हैं कि दोनों तरीका से 216 आ रहा है, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब पूर्ण घन संख्या को क्रमागत विषम संख्या के जोड़ के रूप में व्यक्त करना सीखेंगे हम लोग। तो पूर्ण घन संख्या क्या है, देखिए 1, 8, 27, 64, 125 ये सब पूर्ण घन संख्या है। अभी आपको बताएं कि यदि कोई संख्या किसी संख्या का क्यूब है तो वो पूर्ण घन संख्या है। तो 1 क्या है, 1 का क्यूब है, 8 क्या है, 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब, 64 4 का क्यूब, 125 5 का क्यूब। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है कि 1 का क्यूब को हम 1 लिख सकते हैं, वो तो 1 ही आएगा अगर हम विषम संख्या के जोड़ में लिखना चाहें तो। 2 का क्यूब क्या होता है, 3 + 5 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है, 7 + 9 + 11। 4 का क्यूब क्या होता है, 13 + 15 + 17 + 19। 5 का क्यूब क्या होता है, 21 + 23 + 25 + 27 + 29। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं क्या कि यदि पहली विषम संख्या हमको प्राप्त हो जाए तो अगली विषम संख्या मिल जा रहा है। हम जान रहे हैं क्या होगा, 3 है तो 5 होगा। इसमें भी अगर पहली विषम संख्या हमको प्राप्त हो जाए कि 7 होगा तो अगली विषम संख्या हम जानते हैं 9 होगा, 11 होगा। इसी प्रकार सब में अगर हम पहली विषम संख्या हमको मिल जाए तो हम आगे की विषम संख्याओं को लिख सकते हैं। और एक चीज़ और गौर करिएगा कि यहाँ 2 का क्यूब है तो 2 विषम संख्याओं का जोड़ है, 3 का क्यूब है तो 3 विषम संख्याओं का जोड़ है, 4 का क्यूब है तो 4 विषम संख्याओं का जोड़ है, और 5 का क्यूब है तो 5 विषम संख्याओं का जोड़ है। तो इसी तरह अगर आपसे पूछ दे कि 11 का क्यूब होगा तो कितना विषम संख्याओं के जोड़ में लिख सकते हैं, 11 क्रमागत विषम संख्याओं के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर है। तब यहाँ पे हम लोग को दिक्कत क्या हो रहा है, पहली विषम संख्या ज्ञात करना। तो अगर ये मिल जाए तो बाकी तो हम लोग इसको क्रमागत विषम संख्याओं के जोड़ के रूप में लिख ही सकते हैं। तो चलिए अब पहली विषम संख्या ज्ञात करना सीखते हैं। तो हम क्या करेंगे कि पहली विषम संख्या ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ 2 का क्यूब बराबर 3 + 5 है, तो हम कैसे पता करेंगे कि पहली विषम संख्या 3 होगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि चूँकि 2 का क्यूब है तो 3 को हम 2 के टर्म में लिखेंगे, मतलब 3 बराबर 2 का टर्म में कुछ ऐसा लिखें कि 3 आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर -1 3 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है कि ये जो हम तरीका लिख रहे हैं ये सब पर लागू होना चाहिए। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो 3 को हम 2 के पावर 2 - 1 लिख दिए। अब चूँकि 3 के क्यूब में 7 पहली विषम संख्या है तो क्या हम 7 को 3 के पावर 2 - 1 लिख सकते हैं, नहीं, ये तो 8 आ जा रहा है 3 के पावर 2 - 1। तो मतलब इस फॉर्मेट में तो हम नहीं लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कोई और तरीका ट्राई करेंगे कि किसी और फॉर्मेट में लिख पाएँ जो कि इन सभी को सेटिस्फाई करता हो। तो देखिए कि अगर हम 3 को 2 के पावर 2 - 2 + 1 कर दे तब भी 3 आ जा रहा है। 2 दूनी 4 और +1 5 - 2 3। अब देखते हैं क्या ये 7 पर लागू होता है। तो 7 है जो कि 3 का क्यूब, तो हम इसको 3 के फॉर्मेट में लिख रहे हैं। तो 3 का पावर 2 - 3 + 1 कर रहे हैं तो 3 3 9 1 10 - 3 7 आ गया। 4 के क्यूब में पहली विषम संख्या निकालना हो तो 4 का स्क्वायर -4 + 1 कर रहे हैं तो 13 आ जा रहा है। 5 के क्यूब में पहली विषम संख्या निकालना हो तो 5 का स्क्वायर -5 + 1 कर रहे हैं तो 21 आ जा रहा है। मतलब ये फॉर्मेट सही है, सब पर लागू हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 3 है क्या, 2 का क्यूब है, तो इसको हम 2 के फॉर्मेट में लिख दिए हैं, 2 का स्क्वायर -2 + 1। तो यही अगर कोई संख्या n के क्यूब में हो, 2 की जगह n हो, तो पहली विषम संख्या क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ 2 है वहाँ n रख देंगे तो n² - n + 1। वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं कि n के क्यूब में पहली विषम संख्या क्या हो जाएगा, n² - n + 1। जैसे 2 के क्यूब में पहली विषम संख्या 3 था तो इसको हम 2 के स्क्वायर -2 + 1 लिख सकते हैं,
ठीक है। 3 का क्यूब है तो पहली विषम संख्या के लिए 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। 4 का क्यूब है तो पहली विषम संख्या के लिए 4 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 लिख सकते हैं। 5 का क्यूब है तो इसको 5 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1 लिख सकते हैं। इसी तरह किसी संख्या का अगर क्यूब रहेगा तो इसको हम उस संख्या का स्क्वायर माइनस वो संख्या प्लस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको एक फॉर्मेट मिल गया कि पहली विषम संख्या कैसे निकालना है अगर किसी संख्या का क्यूब हो तो। क्लियर है? तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दिए कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n क्यूब को n क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें पहली विषम संख्या n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 होगी। अब चलिए इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है 9 के क्यूब को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करिए। पहले तो 9 का क्यूब है तो 9 विषम संख्या का योग होगा। अब इसकी पहली विषम संख्या निकाल लें तो हम बाकी 9 विषम संख्याओं के योग के रूप में इसको लिख लेंगे। तो पहली विषम संख्या कैसे निकालेंगे? तो 9 का क्यूब है तो 9 का स्क्वायर माइनस 9 प्लस 1 ये आता है 73। तो पहली विषम संख्या मिल गया 73, बाकी काट लिख लीजिए 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89 सबको जोड़ के रूप में लिख दीजिए। अब अभी हम लोग घन के बारे में समझे थे, अब हम लोग समझेंगे घनमूल को। घनमूल क्या होता है? तो देखिए 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64 है, 5 का क्यूब 125 है, ऐसे हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे इस 1 को हम बोलेंगे कि इसका घनमूल कितना है 1। 8 को बोलेंगे 8 का घनमूल कितना है 2। समझिएगा यहाँ पे 2 का क्यूब है 8, ठीक है, तो 8 का घनमूल क्या होगा 2। 27 का घनमूल कितना 3, 64 का घनमूल कितना 4, 125 का घनमूल कितना 5। समझ गए? तो घनमूल को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई प्राकृतिक संख्या n का घनमूल एक प्राकृतिक संख्या m कहलाता है। कब? जब n बराबर m क्यूब, मतलब n का घनमूल m कहेगा। कब कहेगा? जब m का क्यूब n आ रहा है। अभी जैसे बताएं 8 बराबर 2 क्यूब, तो 8 का घनमूल कितना 2, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है 8। समझ गए? तो किसी संख्या n के घनमूल को संकेत में इस तरह से सूचित करते हैं। तो यदि n बराबर m क्यू है तो हमको m निकालना है, मतलब n का घनमूल निकालना है, तो क्या करेंगे इसको तो ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसे क्यों लिखते हैं चलिए उसको भी समझते हैं कि हम इसी तरह संकेत में क्यों लिखते हैं घनमूल को। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये संख्या लिखा हुआ है ऐसे, तो यहाँ पे ये क्या हो गया a हो गया, कर्णीगत इसको बोलते हैं या रेडिकैंड बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक। यहाँ n क्या हो गया तो इंडेक्स हो गया, कर्णी का घातांक हो गया, ठीक। और कर्णी किसको बोलते हैं? इस पूरी संख्या को हम कर्णी शड बोल देते हैं। ये क्या है? ये किस चीज़ का साइन है? तो ये रेडिकल का साइन है, जिसको रूट भी हम लोग बोलते हैं। अब इसको हम लोग रेडिकल साइन या रूट बोलते हैं। और रूट कौन सा होगा ये डिसाइड करता है कर्णी का घातांक इंडेक्स, कि ये स्क्वायर रूट होगा कि क्यूब रूट होगा कि कौन सा रूट होगा, मतलब वर्गमूल है कि घनमूल है क्या है। तो इसको अगर हम घातांक के रूप में लिखें इस संख्या को, तो देखिए यहाँ a का पावर 1 है, तो घातांक में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा a का पावर 1/n। समझ गए? जहाँ a क्या है आधार है और 1/n क्या है घातांक है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा रेडिकल और शड को अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो रेडिकल को हिंदी में बोलते हैं कर्णी चिन्ह या मूलक। तो रेडिकल इस साइन को कहते हैं जिसका उपयोग किसी संख्या का मूल जैसे कि वर्गमूल, घनमूल आदि निकालने के लिए किया जाता है। इस साइन को ही हम लोग बोलते हैं रेडिकल या फिर रूट बोल देते हैं। जैसे यहाँ रूट एक्स है, ये क्यूब रूट एक्स है, में जो ये जो साइन है उसे ही हम लोग बोलते हैं रेडिकल साइन। जनरली हम लोग इसको रूट का साइन बोल देते हैं। अगर यहाँ 3 लग गया तो ये क्यूब रूट हो गया, अगर कुछ नहीं है इसका मतलब यहाँ पे 2 है तो स्क्वायर रूट हो गया। समझ गए? अब कर्णी क्या होता है? तो जब किसी संख्या का रेडिकल पूरा नहीं निकाला जा सकता, रेडिकल या रूट पूरा नहीं निकाला जा सकता, उसका उत्तर एक अपरिमेय संख्या आता है तो उसे बोलते हैं कर्णी। तो समझिए यदि किसी संख्या का रूट पूरा नहीं निकल रहा है, चाहे वो कोई भी रूट हो, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, कोई भी रूट हो, और पूरा नहीं निकल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शड बोलते हैं। जैसे रूट 2, ये पूरा 2 का वर्गमूल नहीं निकल सकता तो ये शड हो गया। रूट 3 पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता तो ये शड हो गया। क्यूब रूट 5 का पूरा क्यूब रूट नहीं निकल सकता, घनमूल नहीं निकल सकता 5 का, तो ये शड हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि 1 का क्यूब रूट 1 है, 8 का क्यूब रूट 2 है, मतलब 8 का घनमूल 2 है, 27 का घनमूल 3 है, 64 का घनमूल 4 है, 125 का घनमूल 5 है। तो ये कैसे निकला?
तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो 8 को देखिए तो 2 का क्यूब लिख सकते हैं, और हम आपको बताए थे कि ऐसे अगर इंडेक्स में 3 रहे तब इसको पावर में 1/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ तो 2 का पावर 3 पहले से है, तो 2 का पावर 3 हो गया, और पावर 1/3 करेंगे तो पावर पावर गुना हो जाएगा, तो कट के कितना आ गया, 2 हो गया। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए अभी हम आपको बताए थे कि यहाँ पर अगर इंडेक्स में n रहेगा तो पावर में कितना लिख सकते हैं, 1/n। यही कारण है कि a का पावर m है और इंडेक्स में n है तो उसको पावर में m/n लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं, तो अभी आपको बताएं कि इसको लिखते हैं पावर में 1/n, और यहाँ है n, a का पावर m। तो देखिए तो a का पावर m हो गया और पावर में 1/n हो गया। पावर में पावर है तो पावर पावर आपस में गुना, तो कितना हो गया, a का पावर m/n। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं कि 2 का पावर 3/3, मतलब 2 का पावर 1, मतलब कितना, 2। तो उम्मीद है इसको आप समझ गए। अब अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछ दें कि 729 का क्यूब रूट बताइए, ये अभी हम आपको बताएं कि क्यूब रूट का ये साइन है, घनमूल का ये साइन है, तो 729 का घनमूल बताइए क्या होगा। तो आप जानते हैं कि 9 का क्यूब होता है 729, तो ये 3 से 3 ख़त्म, कितना बच गया, 9। और ये 3 से 3 हम क्यों काटे, इसलिए डायरेक्ट काट दिए कि इसको हम लिख सकते हैं 9 का पावर 3/3, 3/3 कितना, पावर में 1, मतलब यही संख्या। तो यहाँ पे काटना नहीं होता है ऐसे कि ऐसे कट जाता है, ये इस तरह से होके आता है, इसलिए हम बता दिए कि ऐसे 3 से 3 ख़त्म हो गया। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछ दे कि मान लीजिए कि 343 का क्यूब रूट बताइए, घनमूल बताइए, तो आप क्या लिखिएगा, 7 के पावर 3, यहाँ इंडेक्स में 3, ठीक है। तो आपको ऐसे काटना नहीं है, आपको मन में सोच लेना है कि ये 3 से 3 ख़त्म, आपको डायरेक्ट लिख देना है 7। समझ गए। अब देखिए अब क्या है कि जिस संख्या का घनमूल मतलब क्यूब रूट पूरा पूरा निकल सकता है उसे परिपूर्ण घन या पूर्ण घन संख्या यानी कि परफेक्ट क्यूब नंबर कहते हैं। जैसे 1, 8, 27, 64, 125 इत्यादि पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि इनका घनमूल पूरा पूरा निकल जाता है। अब ये थोड़ा देर पहले आपको बताए थे कि यदि कोई संख्या किसी संख्या का क्यूब है तो वो संख्या पूर्ण घन कहलाती है। वही सेम चीज़ ही है, जैसे कि यदि कोई संख्या m है, ये किसी संख्या का क्यूब है, तो ये m कहलाता था पूर्ण घन। सेम चीज़ यही है कि यदि हम इस m का घनमूल निकालें और पूरा पूरा निकल जाए तो ये m क्या होगा, पूर्ण घन। तो एक ही बात हुआ। तो आगे से यदि किसी संख्या को पता करना है पूर्ण घन है या नहीं है, तो उसका घनमूल निकाल दीजिए, अगर पूरा पूरा निकल गया तो पूर्ण घन है, या फिर वो किसी संख्या का अगर क्यूब है, घन है, तो पूर्ण घन है। दोनों एक ही बात है। अब एक प्रॉपर्टी है कि यदि a और b कोई दो पूर्णांक हो तो a और b का घनमूल बराबर a का घनमूल गुने b का घनमूल, मतलब कि a और b का क्यूब रूट बराबर a का क्यूब रूट गुने b का क्यूब रूट। कहने का मतलब कि यदि दो संख्या है, दोनों को एक साथ गुना करके क्यूब रूट निकालिए, घनमूल निकालिए, या फिर दोनों को अलग अलग क्यूब रूट निकाल के गुना करिए, दोनों बात बराबर है। चलिए इसको एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे दे दिया कि 8 गुने 27 का घनमूल निकालना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 8 का घनमूल गुने 27 का घनमूल, मतलब क्यूब रूट 8 गुने क्यूब रूट 27। तो चलिए इसको चेक करते हैं कि इसको हम ऐसे इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो LHS में क्या है, 8 गुने 27 का घनमूल, तो 8 गुने 27 क्या होता है, 216। 216 क्या हो गया, 6 का क्यूब, कितना आ गया, 6। RHS में क्या है, 8 का घनमूल गुने 27 का घनमूल अलग अलग कर दिए, तो 8 का घनमूल कितना हो जाएगा, 2, और 27 का घनमूल कितना, 3, कितना आ गया, 6। तो दोनों साइड बराबर आ रहा है, मतलब अगर कोई संख्या गुना में और घनमूल में है तो उसको हम अलग अलग घनमूल निकाल के गुना कर सकते हैं। अब है घनमूल का आकलन, मतलब यदि कोई संख्या दिया हुआ है और वो एक पूर्ण घन संख्या है तो उस संख्या के घनमूल को बिना गुणनखंड किए सीधे तौर पर आकलन करके कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि दिया हुआ संख्या के सबसे दाईं ओर के अंक से प्रारंभ करते हुए 3 अंक पर मार्क कर लेंगे। तो ये जो 3 अंक पर मार्क करेंगे ये क्या देगा हमको, ये घनमूल के इकाई अंक को बता देगा। इससे हम लोग निकाल लेंगे कि घनमूल का इकाई अंक क्या होगा। फिर बाकी बची संख्या से दहाई या सैकड़ा के अंक का आकलन किया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इकाई के अंक को पता करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। क्या
यहाँ पे देखिए कि 1 है, ठीक, तो 1 का घनमूल कितना 1, 8 का घनमूल कितना 2, 27 का घनमूल कितना 3। बेसिकली ये क्यूब है, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। इसी को हम ऐसे लिख दिए कि 343 का घनमूल कितना 7, 512 का घनमूल 8, 729 का घनमूल 9, 1000 का घनमूल 10। अब ऐसा क्यों लिखे, तो यहाँ देखिए संख्या का इकाई अंक 1 है तो घनमूल का भी इकाई अंक 1, संख्या का इकाई अंक 8 है तो घनमूल का इकाई अंक 2, संख्या का इकाई अंक 7 है यहाँ पे तो घनमूल का इकाई अंक 3। मतलब 3 का क्यूब करेंगे तो इकाई में 7 मिल जाएगा, 3 3 होती है 27, 7 इकाई अंक आ गया। संख्या का इकाई अंक 4 है तो घनमूल का इकाई अंक 4, संख्या का इकाई अंक 5 तो घनमूल का इकाई अंक 5, संख्या का इकाई अंक 6 तो घनमूल का इकाई अंक 6, संख्या का इकाई अंक 3 तो घनमूल का इकाई अंक 7, संख्या का इकाई अंक 2 तो घनमूल का इकाई अंक 8, संख्या का इकाई अंक 9 तो घनमूल का इकाई अंक 9, संख्या का इकाई अंक 0 तो घनमूल का इकाई अंक 0। तो यहाँ से हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या कि अगर इकाई अंक में 8, 7 और 3, 2 को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो संख्या का इकाई अंक है वही घनमूल का इकाई अंक है। देखिए तो है ना। और ये 8, 7, 3, 2 में भी अगर संख्या का इकाई अंक 8 है तो घनमूल का इकाई अंक 2, और यदि संख्या का इकाई अंक 2 है तो घनमूल का इकाई अंक 8। मतलब अगर संख्या का इकाई अंक 8 तो घनमूल का इकाई अंक 2, और संख्या का इकाई अंक 2 तो घनमूल का इकाई अंक 8। इसी तरह अगर संख्या का इकाई अंक 3 तो घनमूल का इकाई अंक 7, अगर संख्या का इकाई अंक 7 तो घनमूल का इकाई अंक 3। तो यहाँ से हमको इकाई अंक निकालना आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ से अगर आपसे हम पूछें कि संख्या का इकाई अंक 8 है तो उसके घनमूल का इकाई अंक कितना होगा, तो 2। अगर संख्या का इकाई अंक 2 है तो उसके घनमूल का इकाई अंक 8। अगर संख्या का इकाई अंक 3 है तो उसके घनमूल का इकाई अंक 7। अगर संख्या का इकाई अंक 7 है तो उसके घनमूल का इकाई अंक 3। और बाकी अगर पूछ दें संख्या का इकाई अंक 4 तो घनमूल का भी 4, संख्या का इकाई अंक 5 तो घनमूल का भी 5, संख्या का इकाई अंक 6 तो घनमूल का भी इकाई अंक 6, संख्या का इकाई अंक 9 तो घनमूल का भी इकाई अंक 9। क्लियर है। तो अब देखिए हम लोग बिना कोई गुणनखंड के डायरेक्ट कैसे घनमूल आकलन करके निकालेंगे। यहाँ पे है कि 32,768 का घनमूल आकलन द्वारा बताइए। ठीक, तो हम बताए थे क्या कि सबसे पहले सबसे दाएं ओर से 3 अंक मार्क कर लेंगे। मार्क कर लिए, 768 हुआ। अब इसका 768 का इकाई अंक कितना है, 8 है। तो संख्या का इकाई अंक 8 है तो उसके घनमूल का इकाई अंक कितना होगा, 2 होगा। अभी बताएं, संख्या का इकाई अंक 8 है तो घनमूल का 2 होगा। ठीक है। अब ये 3 अंक मार्क करने के बाद कौन सा संख्या बच गया हमारे पास, 32। अब देखेंगे कि 32 किसके किसके घन के बीच में है, तो 3 का घन और 4 के घन के बीच में है, मतलब 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में है। तो घनमूल का दहाई अंक कितना हो जाएगा, 3। अगर 2 के क्यूब और 3 के बीच में रहता तो घनमूल का इकाई अंक 2 हो जाता। तो यहाँ से हमको क्या निकला, घनमूल का इकाई अंक निकल गया, घनमूल का दहाई अंक निकल गया, तो घनमूल का संख्या निकल गया। तो 32,768 का घनमूल क्या होगा, 32। यानी कि 32 को 3 बार गुना करेंगे तो 32,768 मिल जाएगा। चलिए इसका हमको घनमूल बताइए आकलन द्वारा। तो हम पहले दाईं ओर से 3 अंक मार्क कर लिए। यहाँ संख्या का इकाई अंक 4 है तो घनमूल का भी इकाई अंक 4 रहेगा। और ये 3 अंक मार्क करने के बाद हमको संख्या कौन सा बच गया, 592। हम बोले थे कि 1 से 10 तक का क्यूब याद कर लीजिएगा कंठस्थ। अगर आप याद किए होंगे तो आपको पता रहेगा कि 592 जो है 8 का क्यूब और 9 के क्यूब के बीच की संख्या है। तो दहाई अंक हमको मिल गया कितना, 8। तो इकाई अंक 4, दहाई अंक 8, संख्या हो गया 84। तो इतना का घनमूल कितना आ गया, 84। तो देखिए तो बड़ी सी बड़ी संख्या का घनमूल हम लोग बिना गुणनखंड किए निकाल ले रहे हैं। चलिए इसको बनाइए खुद से आप लोग। 4096 का घनमूल आकलन द्वारा बताना है। तो लास्ट से दाईं ओर से 3 अंक पर हम मार्क कर लिए। तो 3 अंक पर मार्क करने के बाद क्या आया, 096। तो यहाँ इकाई अंक संख्या में 6 है तो घनमूल का इकाई अंक भी 6 हो जाएगा। अब मार्क करने के बाद कौन सा संख्या बच गया, 4। तो 4 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच की संख्या है। तो दहाई अंक भी हमको मिल गया कितना, 1। तो इकाई अंक 6 और दहाई अंक 1, तो संख्या कितना, 16। तो इसलिए 4096 का घनमूल कितना, 16। 16 को 3 बार गुना करेंगे 4096 आ जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग आकलन द्वारा घनमूल निकालना सीख गए कि बिना गुणनखंड किए डायरेक्ट कैसे आप घनमूल निकाल पाइएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। तो अगर क्वेश्चन आपको दे कि घनाभ का भुजा दिया हुआ है और बताना है कि घन बनाने के लिए ऐसा कितना घनाभ लगेगा,
तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं चलिए समझते हैं। क्वेश्चन है एक घनाभ की भुजाएं 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। ठीक, 3 भुजा दे दिया, मतलब लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो गया। एक घन बनाने के लिए कम से कम ऐसा कितना घनाभ को इकट्ठा करना होगा। तो इस तरह का कितना घनाभ लगाएंगे कि ये एक घन बन जाए। ठीक है, यहाँ पे दे दिया है लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो घनाभ का भुजा हमको पता है, तो घनाभ का आयतन निकाल लेंगे। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो यहाँ से निकल गया घनाभ का आयतन कितना, 2 सेंटीमीटर क्यूब। अब चूंकि हमको घन बनाना है तो यहाँ पे संख्या है 2, तो अगर यहाँ 2 का क्यूब होता तब नहीं पूर्ण घन होता। तो 2 का क्यूब बनाने के लिए हमको इसमें 2 गुने 2 से गुना करना होगा, तब ना यहाँ पे 2 का क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ से हम देखें कि इसको एक पूर्ण घन बनाने के लिए हमको कितना ऐसा और घनाभ लगेगा, 4 घनाभ लगेगा। क्योंकि समझिएगा यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ कि 2 दूनी 4 और गुने 2 सेंटीमीटर क्यूब, यही हुआ ना। और 2 सेंटीमीटर क्यूब एक घनाभ का आयतन है, तो मतलब इसको घन बनाने के लिए हमको ऐसा 4 घनाभ की ज़रूरत पड़ेगा। 4 से गुना कर रहे हैं, मतलब कितना घनाभ चाहिए, 4 घनाभ चाहिए। तब जा कर के एक घन बनेगा और उसका आयतन कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए इसको हम लोग विजुलाइज करते हैं कि कैसे 4 घनाभ मिलके एक घन बनाएगा और उसका आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो देखिए यहाँ पर यह एक घनाभ है। ठीक है, अब यदि हम ऐसा 4 घनाभ ले लें तो देखिए 1 घनाभ, 2 घनाभ, 3 घनाभ, 4 घनाभ है। सेम घनाभ है 4 गो। अब चारों को हम जोड़ते हैं, मिलाते हैं, तो घन बनता है कि नहीं बनता है। दूसरा घनाभ जोड़ दिए, तीसरा घनाभ जोड़ दिए, चौथा घनाभ जोड़ दिए, 4 घनाभ जोड़ दिए। तो देखिए तो ये लंबाई कितना हो गया, यहाँ से यहाँ 1 था, यहाँ से यहाँ 1, तो 1 1 2 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ 1 था, यहाँ से यहाँ 1, तो ये लंबाई कितना, 2 सेंटीमीटर। और ऊंचाई तो 2 सेंटीमीटर था ही, तो घनाभ का आयतन कितना हो गया, 2 गुने 2 गुने 2 सेंटीमीटर क्यूब, 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए तो हम इन चारों घनाभ को जब मिला दिए, जोड़ दिए, तो ये एक प्रॉपर घन बन गया है। देखिए है ना। इस लेक्चर में हम लोग क्लास 8 के घन और घनमूल चैप्टर के प्रश्नमाला 3A के सभी साधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है 17 का घन ज्ञात करिए। तो 17 का घन मतलब 17 का पावर 3, 17 का क्यूब हो गया। तो 17 को 3 बार गुना कर दीजिए। तो जब 17 को 3 बार गुना करिएगा तो आ जाएगा 4913 आंसर। दूसरा है 10,584 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि परिणाम पूर्ण घन हो। चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम 10,584 का क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 2 से हो गया, 5 बार में 2 दूनी 4 1, 18 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, फिर 2 से 13 दूनी 26, 23 दूनी 46, फिर 3 से 3 चौके 12, 1 12, 3 चौके 12 1, 441, फिर 3 से एक बार में लगा दिए 14 हो गया, 3 चौके 12, 2 21, 3 7 21, फिर 3 से 3 चौके 12, 2 27, 3 9 27, फिर 7 से 7 बार में। तो 10,584 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब गुने 3 का क्यूब गुने 7 का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि परिणाम पूर्ण घन हो। तो पूर्ण घन तो तब होता है जब यहाँ पे पावर 3 होता है साथ में, लेकिन है कितना, पावर 2। तो इसको पावर 3 बनाने के लिए हमको किससे गुना करना होगा, 7 से, तब नहीं पावर 3 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपको 7 कि 7 से गुना करेंगे तो जो आएगा ये पूरा परिणाम ये क्या होगा, पूर्ण घन होगा। अब तीसरा क्वेश्चन है 1125 को किस छोटी से छोटी प्राकृत संख्या से भाग दिया जाए
कि भागफल एक पूर्ण घन हो। तो चलिए 1125 का हम लोग गुणनखंड निकाल लेते हैं। 5 से लगाएंगे हो जाएगा 225, फिर 5 से लगाएंगे हो जाएगा 45, फिर 5 से लगाएंगे 9, फिर 3 से लगाएंगे 3। तो 1125 बराबर क्या आ गया, 5 का क्यूब गुने 3 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब गुने 9। अब कह रहा है किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें। तो अगर देखिए ये 9 नहीं रहेगा तो यह पूर्ण घन है। तो इस 9 को हटाने के लिए हमको कितना से भाग देना होगा, 9 से भागा देना होगा, तब नहीं पूर्ण घन रहेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 9 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर। एक घनाभ की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए कम से कम ऐसे कितने घनाभों को एकत्रित करना होगा। चलिए बनाते हैं। तो घनाभ की भुजा दे दिया है कितना, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब क्वेश्चन कह रहा है ये तो एक घनाभ का आयतन आ गया, अब घन बनाना है तो ऐसा कितना घनाभ लगेगा। तो घन बनाना है तो घन कब होगा, जब यहाँ 2 का पावर 3 होगा और 5 का पावर भी 3 होगा, तब ना यह पूर्ण घन हो जाएगा। तो हमको इसको घन बनाने के लिए कितना से गुना करना होगा, तो इसको हमको गुना करना होगा 2 गुने 2 से और 1 5 से, तब जाके ये हो जाएगा कितना, 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3, यानी कि एक घन बन जाएगा। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि ये आ गया हमारा एक घनाभ का आयतन गुने 5 दूनी 10 दूनी 20। तो यहाँ पे देखिए कि ये एक घनाभ का आयतन है, गुना कर रहे हैं 20 से, मतलब ऐसा कितना घनाभ लगा रहे हैं हम, 20 घनाभ लगा रहे हैं, तब जा कर के ये क्या हो जा रहा है, एक घन बन जा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा आपका 20, कि ऐसा ये भुजा वाला अगर हम 20 घनाभ जोड़ दें तो एक घन बन जाएगा। इस लेक्चर में हम लोग क्लास 8 के भारती भवन का जो सुगम गणित है उसका घन और घनमूल चैप्टर के प्रश्नमाला 3A के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में पूर्ण घन कौन है। तो देखिए क्या 12 पूर्ण घन है, 12 तो नहीं, 12 किसी का क्यूब करने पर 12 नहीं आता है। 81 भी नहीं है। 64 है, क्योंकि 4 का क्यूब करेंगे, 4 के पावर 3 करेंगे, 4 को 3 बार गुना करेंगे तो 64 आ जाएगा, तो 64 पूर्ण घन है। क्या 16 पूर्ण घन है, तो नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया 64। फिर दूसरा क्वेश्चन है निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण घन है। तो क्या 25 किसी का क्यूब है, नहीं है। 75 नहीं है। 125 है, या 5 का क्यूब होता है 125, तो ये पूर्ण घन हो गया। 625 नहीं है, तो आंसर हो गया आपका 125। तीसरा क्वेश्चन है 2000 को निम्नांकित में किस संख्या से गुना करने पर गुणनफल पूर्ण घन होगा। तो हम क्या करेंगे, 2000 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 1000, 2 से 500, 2 से 250, 2 से 125, 5 से 25 और 5 से 5। तो 2000 बराबर क्या हो गया, 2 का क्यूब गुने 5 का क्यूब गुने 2। अब देखिए अगर हमको इसको पूर्ण घन बनाना हो तो अगर यहाँ पावर 3 होगा तब नहीं पूरा का पूरा पूर्ण घन हो जाएगा। तो यहाँ पावर 3 करने के लिए हमको 2 बार 2 से और गुना करना होगा। तो कितना से गुना करना होगा, तो 4 से। तो आंसर में कितना हो जाएगा, चौथा ऑप्शन 4। पाँचवा में बताना है निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो अगर वह संख्या किसी का क्यूब नहीं है, किसी का घन नहीं है, तो पूर्ण घन नहीं है। तो 125 5 के पावर 3 होता है, तो ये तो पूर्ण घन हो गया। 216 6 का पावर 3 होता है, तो ये भी पूर्ण घन हो गया। 64 जो है 4 का पावर 3 होता है, तो ये भी पूर्ण घन हो गया। तो बच बन गया 108, और ये किसी भी संख्या का पावर 3 करने पर नहीं आता है, तो आंसर हो गया आपका चौथा ऑप्शन 108। पाँचवा क्वेश्चन है 4000 को निम्नांकित में किस संख्या से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन होगा। तो चलिए 4000 का हम लोग गुणनखंड निकाल लेते हैं।
2 से हो गया 2000, 2 से 1000, 2 से 500, 2 से 250, 2 से 125, 5 से 25 और 5 से 5। तो 4000 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब गुने 5 का क्यूब गुने 2 गुने 2। इसका मतलब ये हो गया 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 गुने 4। अब क्वेश्चन कर रहा है कि किससे भाग देंगे कि भागफल पूर्ण घन होगा। तो यदि हम इस 4 को हटा दें तो ये जो भागफल बच गया ये पूर्ण घन है। तो इस 4 को हटाने के लिए हमको कितना से भाग देना होगा, 4 से भाग देना होगा, तब ना ये हटेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका कितना, 4। 4 से भाग देना होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। अब छठा क्वेश्चन है, निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए जिससे कि कथन सत्य हो। तो पहला क्वेश्चन है 1000 बराबर कितना का क्यूब, तो 10 का क्यूब। पहला का आंसर 10। दूसरा क्वेश्चन है 5 का क्यूब बराबर कितना, तो 125। दूसरा का आंसर 125 हो गया। तीसरा क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 का पावर 3 बराबर 6 का पावर कितना। तो देखिए तो 3 2 5 1 6, तो 6 का पावर 3 है, तो यहाँ 6 का पावर कितना हो जाएगा, 3। तो पहला का आंसर 10, दूसरा का 125 और तीसरा का 3। अब 7वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में 0.2 का घन कौन है। तो चलिए 0.2 का घन निकालते हैं हम लोग। 0.2 का पावर 3 करेंगे तो इसको हम 2/10 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो 2 का पावर 3 कितना, 8, और 10 का पावर 3 1000, तो ये हो जाएगा 0.008। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। अब 8वां का पहला है, 2 उदाहरण लेकर दर्शाइए कि सभी विषम प्राकृत संख्याओं का घन विषम होता है। 8वां का पहला 2 उदाहरण लेकर दिखाना है। तो एग्जाम्पल नंबर 1, पहला हम कोई भी विषम प्राकृत संख्या ले लिए 5, तो 5 का जब हम घन किए तो 5 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 125। तो जो घन करने के बाद जो रिजल्ट आया ये भी विषम संख्या है। ये जो हम लिए थे ये विषम संख्या लिए थे, और इसको घन करने के बाद जो मिला ये भी विषम संख्या मिला। अब दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2, अगर हम अगली विषम संख्या कोई 7 ले लें, 9 भी, कोई भी आप संख्या ले सकते हैं, 2 विषम संख्या लेना है। तो 7 हम क्या ले लिए यहाँ, विषम संख्या। तो 7 का जब घन किए तो ये आ गया 343, और ये 343 क्या है, ये भी विषम संख्या है। तो हम दिखा दिए कि जब हम 2 एग्जाम्पल में विषम संख्या लिए और उसका घन किए तो विषम संख्या ही प्राप्त हुआ। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि सभी विषम प्राकृत संख्याओं का घन विषम होता है। अब 8वां का दूसरा है, 2 उदाहरण से दर्शाना है कि सभी सम प्राकृत संख्याओं का घन सम होता है। तो एग्जाम्पल 1 ले लेते हैं, ठीक है। पहला हम मान लेते हैं 6 ले लेते हैं और इसका घन करना है। तो कितना हो जाएगा, 216। ये 6 क्या था, ये सम संख्या है। अगर 216 जो आया घन करने पर ये क्या आ रहा है, ये भी सम संख्या आ रहा है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। एग्जाम्पल 2, इस बार हम 8 ले लेते हैं या 10 ले लेते हैं, 10 ही ले लेते हैं। कोई भी संख्या आप सम संख्या ले सकते हैं। तो 10 का घन कितना आ गया, 1000। तो ये 10 क्या था, सम संख्या। जो घन करने पे मिला ये क्या मिला, ये भी सम संख्या। तो यहाँ हम 2 उदाहरण से देख रहे हैं कि जब हम सम संख्या का घन कर रहे हैं तो सम संख्या आ रहा है। तो यहाँ से ये पता चला कि सभी सम प्राकृत संख्याओं का घन सम होता है। अब 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित संख्याओं के घन निकालिए। पहला है 7, तो 7 का घन बताना है। तो कितना हो जाएगा, 343। 10 तक तो हम बोले थे कि याद कर लीजिएगा। दूसरा है 9 का घन। 9 का घन कितना हो जाता है, 729। तीसरा है 12 का घन। तो जब 12 को 3 बार गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, 1728। अब चौथा है 25 का घन निकालना है। तो जब 25 को 3 बार गुना करिएगा तो यह आ जाएगा 15625। अब 10वां नंबर क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि 3 का अपवर्त 3, 6, 9, 12, 15 इत्यादि है। तो 2 उदाहरण लेकर दर्शाइए कि 3 के अपवर्त का घन 27 का अपवर्त होता है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो 3 का अपवर्त हम जानते हैं, 3 का अपवर्त का मतलब गुणज क्या क्या है, 3 हो जाता है, 6 हो जाएगा, मतलब पहाड़ा पढ़ दिए 3 का तो वही 3 का अपवर्त हो गया। पढ़ते जाइए, 12, 15, 18, 21, ये सब क्या है, ETC 3 का अपवर्त है। ठीक, अब कह रहा है कि
3 का अपवर्त का जब हम घन करते हैं तो 3 का अपवर्त का घन करिए तो 3 का पावर 3 करेंगे कितना हो जाएगा 27। 6 का पावर 3 करेंगे कितना हो जाएगा 216। 9 का पावर 3 करेंगे कितना हो जाएगा 729। आगे भी आप इसका घन निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि हमको 2 ही उदाहरण देना है तो फिलहाल हम 9 का क्यूब तक ही रखे हैं। ठीक है, अब देखिए तो 27 क्या है, 27 गुने 1 लिख सकते हैं इसको। 216 को हम 27 गुने 8 लिख सकते हैं और 729 को 27 गुने 27 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए तो ये 27 का गुणज है कि नहीं है, 27 से गुना करने पर ये प्राप्त होने वाली संख्या है। तो ये 27, 216, 729 क्या है, 27 का गुणज है। तो यहाँ हम 3 एग्जाम्पल देख लिए, 27, 216, 729, 2 एग्जाम्पल बताना था। तो यहाँ से हम इन एग्जाम्पल से क्या देख रहे हैं कि जब 3 का जो अपवर्त्य है उसका जब हम घन कर रहे हैं तो जो संख्या मिल रहा है वो क्या है, 27 का गुणज है। समझ गए। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, 10,125 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो। तो 10,125 का हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। 3 से लगाएंगे, 3 3 9 1 11, 3 3 9 2 22, 3 7 21, 1 15, 3 5 15। फिर 3 से लगाएंगे 1125। फिर 3 से लगाएंगे, 3 3 9 2 21, 3 7 21, 1 3 5 15। फिर 3 से लगाएंगे 125, 5 25 और 5। तो 10,125 बराबर हम क्या लिख सकते हैं कि 3 का पावर 3 गुने 5 के पावर 3 गुने 3। अब यहाँ पे देखिए यदि हम ये 3 हटा दें तो ये बचा हुआ संख्या क्या है, पूर्ण घन है। तो 3 हटाने के लिए हमको कितना से भाग देना होगा, 3 से भाग देना होगा, तब ये हट के ये भागफल पूर्ण घन बन जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 3। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, 6912 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो। तो चलिए इसका हम गुणनखंड निकाल लेते हैं 6912 का। 2 से लगाएंगे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 1 11 5 10, 6 दूनी 12। 2 से 1728, फिर 2 से 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर 2 से 432, फिर 2 से 216, 2 से 108, 2 से 54, फिर 27, फिर 9 और 3 से 3। तो यहाँ से 6912 कितना आ गया, 2 का क्यूब गुने 2 का क्यूब गुने 3 का क्यूब गुने 2 का पावर 2। अब क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें हम कितना से गुना करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो अगर यहाँ पावर 2 की जगह यहाँ पावर 3 रहता तो ये पूरा पूर्ण घन हो जाता। तो यहाँ पावर 3 करने के लिए कितना से गुना करना होगा, 2 से। तो आंसर हो जाएगा आपका 2, कि अगर इसमें हम 2 से गुना कर दें तो जो गुणनफल मिलेगा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन है, एक घनाभ की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए कम से कम ऐसे कितने घनाभों को एकत्रित करना होगा। तो चलिए बनाते हैं। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 गुने 7 गुने 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर गुने 7 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ समझिएगा, ये तो एक घन के रूप में नहीं है। अगर घन के रूप में होता तो यहाँ पावर 3 यहाँ पावर 3 होता, तब पूर्ण घन हम इसको बोल सकते थे कि हाँ ये घन के रूप में आ गया। तो इसको घन बनाने के लिए यानी कि यहाँ पावर 3 यहाँ पावर 3 करने के लिए हमको कितना से गुना करना होगा, एक बार 5 से गुना करना होगा और 2 बार 7 से गुना करना होगा। तो यहाँ से क्या आ गया, 5 के पावर 2 गुने 7 सेंटीमीटर क्यूब और गुने 245। तो यहाँ से समझिए कि ये है एक घनाभ का आयतन और इसको हमको 245 से गुना करना पड़ रहा है, तब ये जाके पूरा एक पूर्ण घन बन जा रहा है। तो मतलब अगर ये जो एक घनाभ का आयतन दिया है ऐसा 245 घनाभ अगर हम जोड़ दें तो जो प्राप्त होगा वह एक घन प्राप्त हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 245। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक घनाभ की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए कम से कम ऐसे कितने घनाभों को इकट्ठा करना होगा। तो अभी जस्ट बनाएं जो
सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। चलिए बनाते हैं। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई कितना है 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 4 के पावर 2 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए तो ये एक घन के रूप में नहीं है। अगर ये घन के रूप में होता तो यहाँ पावर 3 होता और यहाँ भी पावर 3 होता। तो इसको घन बनाने के लिए यानी कि यहाँ पावर 3 और यहाँ पावर 3 करने के लिए हमको कितना से गुना करना होगा, 3 को 2 बार गुना करना होगा और 4 को 1 बार गुना करना होगा, तब ये घन बन जाएगा। तो इसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं इतना सेंटीमीटर क्यूब गुने 36। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये है आपका एक घनाभ का आयतन, और इसको अगर हम 36 से गुना कर रहे हैं तो जो प्राप्त हो रहा है एक पूर्ण घन मिल जा रहा है। तो ये एक घनाभ का आयतन हो गया आपका। तो ऐसा अगर हम 36 घनाभ को जोड़ दें तो एक घन बन जाएगा। तो आंसर कितना हो गया 36। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के घन और घनमूल चैप्टर के प्रश्नमाला 3B के सभी साधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है रिक्त स्थानों को भरिए जिससे कि कथन सत्य हो। तो 216 का घनमूल कितना होगा, तो 6 होगा। 125 का घनमूल कितना होगा, तो 5 होगा। जब आप 216 का घनमूल निकालिएगा तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे 6 का पावर 3, तो यहाँ से निकल गया 6। इसी प्रकार जब 125 का घनमूल निकालिएगा तो इसको आप लिख सकते हैं 5 के पावर 3 ऐसे, तो इससे घनमूल आ गया 5। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है इतना का घनमूल ज्ञात करिए। तो इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, 1 19, 9 दूनी 18, 1 12, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से लगाएंगे तो 1, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 7 दूनी 14, 6 दूनी 12। फिर 2 से लगाएंगे तो 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। फिर उसके बाद 2 से लगाएंगे 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 44 दूनी 88। फिर 2 से लगाएंगे तो 1, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 22 दूनी 44। फिर 2 से लगाएंगे 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 1। फिर 3 से लगाएंगे 3 तिहाई 9, 8 तिहाई 24, 2 21, 3 सत्ते 21। फिर 3 से लगाएंगे ये हो जाएगा 1 0, 3 दूनी 6, 2 27, 3 9 27। फिर 3 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 343। फिर 7 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 49। फिर 7 से 7 बार में तो 5 9 2 7 0 4 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब गुने 2 का क्यूब गुने 3 का क्यूब गुने 7 का क्यूब। तो जब हम इसका घनमूल निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 का क्यूब। तो यहाँ से घनमूल क्या आ जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 गुना करके लिख दीजिए, आ जाएगा आपका 84 आंसर। आप इसको आकलन करके भी बना सकते हैं। कैसे, 5 9 2 7 0 4 है, दाहिने से 3 अंक मार्क कर लिए। यहाँ इकाई का अंक 4 है तो घनमूल का भी इकाई का अंक 4 हो गया। आपको बताए थे कैसे होता है कॉन्सेप्ट वीडियो में। अब बच गया 592। तो ये जो है 8 के क्यूब और 9 के क्यूब के बीच में आता है, तो यहाँ से हमको दहाई का अंक मिल गया, तो घनमूल हमारा मिल गया 84। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 91,125 सेंटीमीटर क्यूब है, घन की एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए बनाते हैं। तो घन का आयतन दे दिया है कितना, 91,125 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। ये दे दिया है इतना। तो यहाँ से अगर हम भुजा निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्यूब रूट इतना। तो अब हमको 91,125 का घनमूल निकालना है। तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं आकलन करके। वो कैसे, अभी हम जस्ट बताए थे कि 3 अंक मार्क कर लीजिए दाहिने से, तो यहाँ से इकाई का अंक मिल गया हमको 5, और उसके बाद जो बच गया 91। तो 91 4 के क्यूब और 5 के क्यूब के बीच की संख्या है, तो यहाँ से हमको दहाई का अंक मिल गया 4। तो भुजा आ गया 45 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट हम निकाल लिए आकलन करके। अगर ऐसे नहीं निकालना है तो आप गुणनखंड विधि से इसको निकाल लीजिए।
तो हम क्या करेंगे, 911 25 का गुणनखंड कर लेंगे, 3 से लग जाएगा, ये हो जाएगा 30375, फिर 3 से लगा देंगे तो ये हो जाएगा 10125, फिर 3 से लगा देंगे तो ये हो जाएगा 3375, फिर 3 से लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1125, फिर 3 से 375, फिर 3 से 125, फिर 5 से 25 और 5 से 5। तो यहाँ से क्या मिल गया हमको, इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब गुने 3 का क्यूब गुने 5 का क्यूब, और ये सेंटीमीटर क्यूब जो है क्यूब रूट से बाहर आया तो सेंटीमीटर। तो यहाँ से घनमूल निकल गया, ये वाला 3 गुने ये वाला 3 गुने 5 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर आंसर। अब चौथा का पहला क्वेश्चन है 4913 का घनमूल आकलन द्वारा ज्ञात कीजिए। तो चलिए बनाते हैं 4913 का। तो दाहिने ओर से 3 अंक हम मार्क कर लिए। तो यहाँ पे जो संख्या या इकाई का 3 है, तो घनमूल के इकाई का अंक कितना हो जाएगा 7। 7 को 3 बार गुना करेंगे तो इकाई में 3 मिल जाएगा। अब इसके बाद बच गया 4। तो ये जो है 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच की संख्या है। तो यहाँ से हमको दहाई का अंक मिल गया 1। तो घनमूल कितना हो जाएगा, इकाई में 7 दहाई में 1, 17 आंसर। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन है 32,768 का घनमूल आकलन द्वारा ज्ञात करना है। ठीक है, तो 32,768। तो सबसे पहले हम दाहिने ओर से 3 अंक मार्क कर लिए। तो यहाँ पे आया 8। तो इस संख्या का घनमूल का इकाई अंक हो जाएगा 2। और यहाँ ये जो संख्या 32 बचा हुआ है, ये 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच की संख्या है। तो यहाँ से हमको दहाई का अंक मिल गया 3। तो घनमूल कितना हो गया, इकाई का अंक 2 दहाई का अंक 3, 32 आंसर। अब 5वां क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करिए। तो पहला क्वेश्चन है 7 का क्यूब। तो देखिए 7 के क्यूब को लिखना है विषम संख्या के योग में। तो पहली बात तो 7 का क्यूब है तो 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखाएगा, और इसकी पहली विषम संख्या होगा 7 का स्क्वायर माइनस 7 प्लस 1, मतलब कि 7 7 49 1 50, 50 माइनस 7 43। तो पहली विषम संख्या हो गया 43। अब 7 का क्यूब है तो 7 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में होगा। तो लिख दीजिए प्लस 45 प्लस 47 प्लस 49 प्लस 51 प्लस 53 प्लस 55 आंसर। अब 9 के क्यूब को विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो चूँकि 9 का क्यूब है इसलिए 9 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखाएगा, जिसमें इसकी पहली विषम संख्या हो जाएगी 9 का स्क्वायर माइनस 9 प्लस 1। तो ये कितना हो गया, 9 9 81 1 82, 82 में से 9 गया 73। तो इसकी पहली विषम संख्या 73 है, और 9 का क्यूब है तो 9 क्रमागत विषम संख्या के योग के रूप में लिखाएगा। तो लिखते हैं 73 प्लस 75 प्लस 77 प्लस 79 प्लस 81 प्लस 83 प्लस 85 प्लस 87 प्लस 89 आंसर। फिर है 6 के क्यूब को विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो पहली बात कि 6 का क्यूब है तो 6 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखाएगा, जिसमें पहली विषम संख्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 6 प्लस 1। तो ये कितना 36 1 37, 37 माइनस 6 31। तो ये हो जाएगा आपका 31 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 37 प्लस 39 प्लस 41 आंसर। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के भारतीय भवन के सुगम गणित बुक के घन और घनमूल चैप्टर के प्रश्नमाला 3B के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को भरिए जिससे कि कथन सत्य हो। तो हम आपको पहले ही बता चुके थे कि 1 से 10 तक का क्यूब कंठस्थ कर लीजिएगा। अगर आप याद कर लिए होंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा। 8 का घनमूल कितना 2, 125 का घनमूल कितना 5, 27 का घनमूल कितना 3, 64 का घनमूल कितना 4। फिर कितना का घनमूल 6 होगा तो 216 का घनमूल 6 होगा। तो 5वां का आंसर 216, क्योंकि 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 216 आएगा। फिर कितना का घनमूल 7 होगा तो 7 का क्यूब करेंगे तो 343 आएगा। तो यहाँ 343 का घनमूल 7 होगा। फिर 729 का क्या 9 है, वर्गमूल है घनमूल है क्या है, तो 9 को 3 बार गुना करने पर 729 मिलता है। तो यहाँ इंडेक्स में 3 लिखा जाएगा, मतलब घनमूल है 729 का 9। फिर 1000 का क्या 10 है, वर्गमूल है घनमूल है क्या है, घनमूल है। तो यहाँ इंडेक्स में 3 लिखा जाएगा। तो आंसर आ गया, पहला में 2, दूसरा में 3, तीसरा में 5, चौथा में 4, 5वां में 216, छठा में 343, 7वां में 3 और 8वां में 3।
चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है घनमूल ज्ञात करिए। तो हम इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। आप इसको बिना गुणनखंड किए भी निकाल सकते हैं आकलन विधि से। कैसे? दाएं से बाएं और 3 अंक मार्क किए। यहाँ इकाई-अंक 5 है तो घनमूल के इकाई-अंक 5 बच गया ये 3। तो ये 1 के क्यू से 2 के क्यू के बीच में है तो दाएं का अंक मिल गया 1 तो घनमूल हो जाएगा 15। यदि आपको गुणनखंड से निकालना है तो चलिए वो भी हम उस तरह से भी हम बना लेते हैं। ठीक है, इसको हम 3 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 1125। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 3 9 2 22 3 7 21 3 5 15। फिर 3 से लगाएंगे 125 5 25 5 5 तो 3375 को क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब गुने 5 का क्यूब। और जब हम इसका घनमूल निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 बाहर आ जाएगा, ये 5 बाहर आ जाएगा, 15 आंसर। दूसरा है 15 74 64 का निकालना है तो हम इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इसको आकलन विधि से ही बना सकते हैं। आकलन विधि से कैसे बनेगा, तो इसको दाएं से 3 अंक मार्क कर लिए, आ गया 4 इकाई के अंक में तो घनमूल का भी इकाई अंक 4 होगा। अब ये जो संख्या बच गया है ये 5 के क्यूब से 6 के क्यूब के बीच की संख्या है तो हमको दहाई का अंक मिल गया 5 तो घनमूल हो गया कितना 54। इकाई का अंक 4 दहाई का अंक 5 घनमूल 54 आ गया। चलिए इसको हम लोग गुणनखंड विधि से बना के देख लेते हैं। तो इसको हम लगाएंगे 2 से 7 दूनी 14 1 17 8 दूनी 16 1 7 दूनी 14 32। फिर 2 से 3 दूनी 6 1 9 दूनी 18। फिर 3 दूनी 6 6 दूनी 12 6 दूनी 12। 2 से लगाएंगे तो गया 19 दूनी 38 1 13 6 दूनी 12 1 16 8 दूनी 16 3 दूनी 6। फिर इसके बाद अब इसको हम 3 से लगाएंगे, ये हो जाएगा 36 18 1 16 3 5 15 1 18 3 4 18। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 दूनी 6, फिर 3 26 8 24 2 21 3 7 21। फिर 3 से लगाएंगे 3 7 21 3 दूनी 6 2 27 3 27। फिर 3 से लगाएंगे 3 दूनी 6 1 12 3 चौके 12 3 तिहाई 9। फिर 3 से लगाएंगे 81 3 से हो जाएगा 27 3 से 9 और 3 से 3। तो 15 74 64 का गुणनखंड क्या आ गया, ये आ गया 2 का क्यूब गुने 3 का क्यूब गुने 3 का क्यूब गुने 3 का क्यूब 3 का क्यूब गुने 3 का क्यूब। तो जब हम इसका घनमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 कितना हो जाएगा, ये 2 तिया 6 6 तिया 18 18 तिया 54 आंसर। अब दूसरा का तीसरा क्वेश्चन है 911 25 पर 000 इसका निकालना है घनमूल। तो चलिए इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। 4 दूनी 8 1 11 5 दूनी 10 1 11 5 दूनी 10 2 12 6 दूनी 12 2 दूनी 4 1 5 दूनी 10 00। फिर 2 से 2 दूनी 4 2 दूनी 4 1 15 7 दूनी 14 1 16 8 दूनी 16 1 ये 250 हो गया। फिर 2 से 11 दूनी 22 3 दूनी 6 9 दूनी 18 6 दूनी 12 25 दूनी 50। फिर 3 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3 7 9 6 8 7 5। फिर इसको जब हम 3 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1 2 6 5 6 2 5। फिर जब इसको हम 3 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 4 2 1 8 7 5। फिर जब इसको हम 3 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1 4 0 6 2 5। फिर इसको हम 3 से लगाएंगे ये हो जाएगा 4 6 8 7 5। फिर जब इसको हम 3 से लगाएंगे ये हो जाएगा 1 5 6 2 5। अब इसको 5 से लगाएंगे ये हो जाएगा 3 1 2 5। फिर जब 5 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 625। फिर 5 से लगाएंगे तो 125 और 5 से 25 और 5 से 5। तो यहाँ से 911 25 पर 000 का क्या गुणनखंड आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब गुने 3 का क्यूब गुने 3 का क्यूब गुने 5 का क्यूब गुने 5 का क्यूब। तो जब हम इसका घनमूल निकालेंगे तो जब हम इसका घनमूल निकालेंगे तो घनमूल क्या आ जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 कितना हो गया 5 दूनी 10
3 3 9, 9 5 45, 45 गुने 10 450 आंसर। अगर आप चाहें तो इस संख्या का घनमूल आकलन विधि से भी निकाल सकते हैं। कैसे? तो पहले हम जीरो को अलग कर लेंगे। तो जीरो को अलग करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास संख्या 91,125। फिर दाएं से 3 अंक मार्क कर लेंगे। तो यहाँ से हमको इसका इकाई-अंक 5 है तो घनमूल का इकाई-अंक मिल गया 5। ठीक है। अब संख्या बच गया 91। तो ये जो है 4 के क्यूब से 5 के क्यूब के बीच की संख्या है। तो यहाँ से हमको दहाई का अंक मिल गया 4। तो घनमूल क्या हो जाएगा? तो घनमूल हो जाएगा दहाई में 4, इकाई में 5 और ये जो जीरो अलग किए थे तो 3 जीरो का घनमूल 1 जीरो होता है। तो यहाँ से निकल गया घनमूल कितना? 450। अब तीसरा क्वेश्चन है, घनमूल निकालना है 729 गुने 343 का। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 का क्यूब गुने 7 का क्यूब। तो यहाँ से 9 गुने 7 हो गया, घनमूल इसका 63 आंसर। अब चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 2744 सेंटीमीटर क्यूब है। घन की एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए बनाते हैं इसको। तो घनाकार लकड़ी का टुकड़े का आयतन मतलब घन का आयतन दे दिया है कितना? 2744 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का भुजा निकालना है। ठीक है। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। तो इसको लिख देंगे हम, भुजा क्यूब बराबर 2744 सेंटीमीटर क्यूब। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से ये क्यूब जब इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो ये क्यूब रूट बन जाएगा, घन उधर जाके घनमूल बन गया। तो अभी हमको इसका घनमूल निकालना है। चलिए 2744 का घनमूल निकालते हैं, गुणनखंड करते हैं हम लोग इसको। तो 2 से लगाएंगे, 1 3 दूनी 6, 1 14 7 दूनी 14, 2 से 6 दूनी 12, 1 17 8 दूनी 16, 1 6 दूनी 12, 2 से 3 4 3, फिर 7 से 49 और 7 से 7। तो ये कितना आ गया? 2 के क्यूब गुने 7 के क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से घनमूल निकल गया 2 गुने 7 सेंटीमीटर मतलब कि 14 सेंटीमीटर आंसर। अगर आप चाहें तो 2744 का घनमूल आप आकलन से भी निकाल सकते हैं। इसके लिए हम दाएं से 3 अंक मार्क कर लिए हैं। ठीक है। तो यहाँ इकाई का अंक 4 है संख्या का, तो घनमूल का भी इकाई का अंक 4 हो गया। अब यहाँ संख्या बच गया मार्क करने के बाद 2। तो ये 1 के क्यूब से 2 के क्यूब के बीच की संख्या है। तो यहाँ से दहाई का अंक मिल गया 1। तो घनमूल क्या हो जाएगा? इकाई का अंक 4 है, दहाई का अंक 1 है, 14। अब 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पूर्ण घन संख्याओं के घनमूल आकलन द्वारा ज्ञात करिए। चलिए बनाते हैं इसको हम लोग। 5वां का पहला 12,167 का घनमूल आकलन द्वारा बताना है, आकलन करके। ठीक। तो हम क्या करेंगे? इसके लिए दाएं से 3 अंक मार्क कर लिए। तो यहाँ इस संख्या का इकाई अंक 7 है तो इसके घनमूल का इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 3। ये सब हम कॉन्सेप्ट लेक्चर में आपको समझा दिए थे कैसे होता है। अब दाएं से 3 अंक मार्क करने के बाद संख्या बच गया 12। तो ये जो है 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के बीच की संख्या है। तो यहाँ से हमको दहाई का अंक मिल गया 2 और इकाई का अंक हमको पता है 3। तो घनमूल कितना हो जाएगा? 23 आंसर। फिर 5वां का दूसरा है, 2197 का घनमूल आकलन विधि से निकालना है। तो दाएं से 3 अंक मार्क कर लिए। यहाँ संख्या का इकाई अंक 7 है तो घनमूल का इकाई अंक कितना हो गया? 3। अब दाएं से 3 अंक मार्क करने के बाद बचा संख्या 2 है। तो ये जो संख्या है 2, ये 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच की संख्या है। तो यहाँ से हमको दहाई का अंक मिल गया 1। तो घनमूल क्या हो जाएगा? इकाई का अंक 3, दहाई का 1, 13 आंसर। अब 5वां का तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 24,389 का घनमूल आकलन विधि से निकालना है। तो इसके लिए हम दाएं से 3 अंक मार्क कर लिए। तो इकाई का अंक मिल गया 9, तो इसके घनमूल का इकाई का अंक भी 9 होगा। अब 3 अंक मार्क करने के बाद संख्या है 24। तो ये जो है 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच की संख्या है। तो दहाई का अंक यहाँ से हमको मिल गया। तो घनमूल क्या हो जाएगा? इकाई का अंक 9, दहाई का अंक 2, 29 आंसर। अब छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करिए। चलिए बनाते हैं। तो छठा का पहला है 5 के क्यूब, इसको विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो देखिए 5 का क्यूब है तो पहली बात तो कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में ये लिखाएगा। अब उसमें से पहली विषम संख्या क्या होगा?
तो पहला हो जाएगा विषम संख्या 5 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1, ये कितना होता है 25, 25 में से 5 गया 20 है 1 21। तो अब लिख दीजिए पहली विषम संख्या मिल गया, बाकी का 4 लगातार विषम संख्या आप लिख दीजिए 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29 आंसर। छठा का दूसरा है 4 के क्यूब को विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो पहली बात कि 4 का क्यूब है तो यह 4 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखाएगा, जिसमें से पहली विषम संख्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1, तो ये हो गया 4 चौके 16, 16 माइनस 4 गया 12, 12 में 1 जोड़ दिए 13। अब पहली विषम संख्या मिल गया 13 और 4 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखाएगा, तो बाकी के 3 विषम संख्या आप लिख दीजिए प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, इतना आंसर। अब छठा का तीसरा नंबर क्वेश्चन है 8 के क्यूब को विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो चूँकि 8 का क्यूब है तो 8 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखाएगा, जिसमें से पहली विषम संख्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 8 प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा 64, 1 65, 65 में से 8 गया तो 65 में से 5 गया 60, 3 और घटा दीजिए तो ये हो गया 57। तो पहली विषम संख्या हमको मिल गया 57। अब चूँकि ये 8 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखाएगा, तो बाकी का 7 क्रमागत विषम संख्या आप लिख दीजिए 59 प्लस 61 प्लस 63 प्लस 65 प्लस 67 प्लस 69 प्लस 71 आंसर। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के भारतीय भवन का जो सुगम गणित है उसके घन और घनमूल चैप्टर के विविध प्रश्नमाला 3 के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में पूर्ण घन कौन है। तो देखिए संख्या के अंत में 0 हो तो पूर्ण घन होने के लिए क्या होना चाहिए, 0 छोड़कर जो संख्या बचा है वह पूर्ण घन होना चाहिए। अगर वह पूर्ण घन हो गया तब संख्या के अंत में 0 3 के पेयर में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो संख्या पूर्ण घन है। अब पहला का ऑप्शन ए देखिए, ए में क्या है कि 0 को छोड़कर संख्या क्या बचा 1, तो क्या 1 पूर्ण घन है। फिर 0 जो है 3 के पेयर में है तो 1000 क्या है पूर्ण घन है। मतलब किसी संख्या का क्यूब करेंगे तो 1000 आ जाएगा और वो संख्या है 10। फिर ऑप्शन बी में 0 को छोड़कर जो संख्या है 1, क्या वो पूर्ण घन है। फिर 0 क्या 3 के पेयर में है, नहीं है, तो 100 पूर्ण घन नहीं है। मतलब किसी संख्या का क्यूब करेंगे तो 100 नहीं आएगा। फिर ऑप्शन सी में 0 को छोड़कर जो संख्या है क्या वो पूर्ण घन है। फिर क्या 0 3 के पेयर में है, नहीं है, तो ऑप्शन सी पूर्ण घन नहीं है। फिर ऑप्शन डी में 0 को छोड़कर जो संख्या 1, क्या वो पूर्ण घन है। फिर संख्या के अंत में जो 0 है क्या वो 3 के पेयर में है, तो ये पूर्ण घन हो गया। तो आपका आंसर हो गया ए और डी। अब दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तब दूसरा का ए में है 0.3 का क्यूब क्या होगा। तो 0.3 को हम लिख सकते हैं 3/10। 0.3 का मतलब क्या 0.3, तो 3/10 का क्यूब, तो ये कितना हो गया 3 × 9 = 27 और ये हो गया 1000, तो ये हो गया 0.027 आंसर। अब दूसरा का बी में है 1.2 का क्यूब क्या होगा। तो 1.2 को हम लोग लिख सकते हैं 12/10 का पावर 3 हो गया। तो 12 को जब 3 बार गुना करेंगे तो 1728 आएगा और बटा 1000, मतलब 1.728 आंसर। फिर दूसरा का सी में है कि कितना का क्यूब करेंगे तो 512 आएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा 512 का घनमूल निकालना होगा। और घनमूल क्यों निकालना होगा, तो मान लेते हैं कि अगर यहाँ संख्या x है तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर क्यूब है तो उधर क्यूब रूट, बराबर किस तरफ घन में है, पावर में 3 है तो इधर घनमूल में आ जाएगा, इंडेक्स में 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 512 का घनमूल करिए तो 512 जो होता है वो 8 का क्यूब होता है। तो यहाँ से घनमूल निकल गया 8, मतलब 8 का क्यूब करेंगे 8 का घन करेंगे तो 512 आ जाएगा। फिर दूसरा का डी है कितना का क्यूब करेंगे तो 0.000216 आ जाए। तो हमको इसके लिए क्या करना होगा, तो हमको इसके लिए इसका घनमूल निकालना होगा। क्यों निकालना होगा, तो हमको नहीं पता है कितना का क्यूब करेंगे, तो यहाँ x मान लेते हैं। तो x का क्यूब है उधर जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, इधर घन था उधर गया घनमूल हो गया। अब निकालिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 216/1/60। तो 216 कितना हो गया 6 का क्यूब होता है और
ये 3 जीरो के लिए 1 जीरो और ये 3 जीरो के लिए 1 जीरो, यानी कि 100 का क्यूब हो गया उतना। यहाँ पे इंडेक्स में 3 लिख दीजिएगा, क्यूब रूट निकाल रहे हैं ना। तो ये कितना हो गया, घनमूल निकल गया आपका 6/100, मतलब कि 0.06 आंसर। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि 2048 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो। चलिए बनाते हैं तीसरा। तो इसके लिए हम 2048 को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो ये हो गया 1024, फिर 2 से लगाएंगे 512, फिर 2 से 256, फिर 2 से 128, फिर 2 से 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 2048 बराबर 2 का क्यूब गुने 2 का क्यूब गुने 2 का क्यूब गुने 2 का स्क्वायर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कितना से गुना करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो यहाँ देखिए, अगर यहाँ 2 का पावर 2 की जगह 2 के पावर 3 होता तो ये पूरा पूर्ण घन हो जाता। तो यहाँ पे 2 के पावर 3 करने के लिए हमको 2 के पावर 2 में 2 से गुना करना होगा। तो आंसर है आपको कितना, कि अगर हम इतना में 2 से गुना कर दें तो जो गुणनफल आएगा ये पूरा पूर्ण घन हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन है 2048 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाएगा। तो इसके लिए हम 2048 का गुणनखंड करेंगे। तो ध्यान दीजिए कि तीसरा क्वेश्चन में भी 2048 था, तो हम पहले ही गुणनखंड कर चुके हैं। तो जो गुणनखंड आया इसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लिए, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें हम कितना से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाएगा। तो अब देखिए कि अगर ये 2 के पावर 2 हट जाए तो जो बच गया ये पूर्ण घन है। तो इसको हटाने के लिए हमको कितना से भाग देना होगा, 2 के पावर 2 से भाग देना होगा, तब नहीं ये हट जाएगा और जो भागफल बचेगा ये क्या होगा, पूर्ण घन हो जाएगा। तो 2 के पावर 2 का मतलब कितना, 4। तो आंसर हो गया 4। अब पाँचवा क्वेश्चन है कि 6 के क्यूब को 6 क्रमागत विषम संख्याओं के जोड़ के रूप में लिखना है। अगर ये नहीं भी लिखता तो चूँकि यहाँ 6 का क्यूब है तो हम जानते हैं कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में ही ये लिखा जाएगा, ठीक है। अब उसमें से पहली विषम संख्या कौन सी होगी, तो वो हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 6 प्लस 1। तो हो गया 36, 36 माइनस 6 हो गया 30 और 1 31। तो पहली विषम संख्या कौन सी हो गया, 31। अब 6 क्रमागत विषम संख्या के योग के रूप में लिखना है तो बाकी का 5 लिख दीजिए। तो 31 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 37 प्लस 39 प्लस 41 आंसर। अब छठा क्वेश्चन है घनमूल निकालना है 4096 का। तो गुणनखंड कर लेते हैं। इसको आप डायरेक्ट आकलन से भी निकाल सकते हैं। कैसे, कि दाएं से 3 अंक हम मार्क कर लिए। तो यहाँ इकाई अंक संख्या में 6 है तो घनमूल का भी इकाई अंक 6 हो गया। अब दाएं से 3 अंक मार्क करने के बाद बच गया 4। तो ये 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच की संख्या है, तो यहाँ से दाएं का अंक मिल गया। तो इकाई का अंक 6 और दाएं का अंक 1, तो घनमूल हो गया 16। समझ गए। और नहीं तो गुणनखंड से हम लोग चलिए इसको बनाते हैं। तो हम 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 0 4 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 1 0 2 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 512, फिर 2 से 256, फिर 2 से 128, फिर 2 से कितना 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4 और फिर 2 से 2। तो 4096 बराबर लिख सकते हैं 2 का क्यूब गुने 2 का क्यूब गुने 2 का क्यूब गुने 2 का क्यूब। तो जब हम 4096 का घनमूल निकालेंगे तो यहाँ भी क्यूब रूट हो जाएगा। तो यह आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आंसर। फिर छठा का बी में है 13824 का घनमूल निकालना है। तो हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। आप चाहें तो इसको आकलन से भी निकाल सकते हैं। इसके लिए हम दाएं से 3 अंक मार्क कर लिए। अब यहाँ संख्या का इकाई अंक 4 है तो घनमूल का इकाई अंक भी 4 होगा। अब 3 अंक मार्क करने के बाद संख्या बच गया 13। तो ये जो है 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच की संख्या है, तो यहाँ से हमको दहाई का अंक मिल गया। तो घनमूल क्या हो गया 24। चलिए इसको गुणनखंड से भी हम लोग बना लेते हैं। तो हम 2 से लगाएंगे तो ये हो गया 6 दूनी 12, 1 18, 9 दूनी 18, 1 2, फिर 2 से लगा दिए 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 1 15, 6 दूनी 12, फिर 2 से
1728, फिर 2 से 864, फिर 2 से 432, फिर 2 से 216, फिर 2 से 108, फिर 2 से 54, फिर 2 से 27, फिर 3 से 9 और 3 से 3। तो 13,824 बराबर क्या आ गया, 2 का क्यूब गुने 2 का क्यूब गुने 2 का क्यूब गुने 3 का क्यूब। तो जब हम यहाँ पर घनमूल लगाएंगे साइन क्यूब रूट का तो यहाँ भी लग गया, तो यहाँ से घनमूल क्या आ गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिहाई 24 आंसर। अब सी है छठा का 19,683 का घनमूल निकालना है। तो चलिए इसका गुणनखंड कर लेते हैं। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट आकलन करके भी घनमूल निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए दाएं से 3 अंक मार्क कर लेंगे। तो यहाँ संख्या का इकाई अंक 3 है तो घनमूल का इकाई अंक हो गया 7। ठीक है, अब 3 अंक मार्क करने के बाद बच गया 19। तो ये 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच की संख्या है, तो यहाँ से हमको दहाई का अंक मिल गया 2। तो घनमूल क्या आ गया 27। चलिए इसको गुणनखंड से भी हम बना लेते हैं। तो इसको हम 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा कितना, 18, 1 16, 3 5 15, 1 18, 3 6 18। फिर इसको हम 3 से लगाएंगे तो 3 दूनी 6, 1 2 26, 28 24, 3 7 21। फिर हम इसको 3 से लगाएंगे, 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 27, 3 और 27। फिर इसको हम 3 से लगाएंगे, 3 दूनी 6, 1 12, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9। फिर इसको हम 3 से लगाएंगे, 8 तिहाई 24, 1 3 से 27 तिहाई 81, 3 से 9 और 3 से 3। तो 19,683 बराबर क्या आ गया, 3 का क्यूब गुने 3 का क्यूब गुने 3 का क्यूब। तो जब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो इधर क्यूब रूट लगाएं तो इधर भी क्यूब रूट कर दिए। तो ये हो गया कितना, 3 गुने 3 गुने 3 और 3 तिहाई 9 तिहाई 27, घनमूल आ गया आंसर। अब 7वां क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित पूर्ण घन संख्याओं के घनमूल आकलन द्वारा ज्ञात कीजिए। चलिए इसको बनाते हैं। 7वां का ए में कितना है, 15 7 4 6 4। तो आकलन द्वारा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दाएं से 3 अंक मार्क कर लेंगे। तो यहाँ संख्या का इकाई अंक 4 है तो घनमूल का भी इकाई अंक हो गया 4। अब 3 अंक मार्क करने के बाद 157 बच गया। तो ये जो है 5 के क्यूब और 6 के क्यूब के बीच की संख्या है, तो यहाँ से हमको मिल गया दहाई का अंक 5। तो घनमूल क्या हो गया, इकाई का अंक 4 दहाई का अंक 5, 54 आंसर। अब 7वां का बी है 11,0592, इसका घनमूल आकलन द्वारा निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दाएं से 3 अंक मार्क कर लिए। तो संख्या का इकाई अंक 2 है तो घनमूल का इकाई अंक 8 हो जाएगा। अब दाएं से 3 अंक मार्क करने के बाद हमारे पास संख्या बच गया 110, और ये जो 110 है ये 4 के क्यूब से 5 के क्यूब के बीच की संख्या है। तो यहाँ से हमको दहाई का अंक मिल गया 4। तो घनमूल क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 8 दहाई का अंक 4, 48 आंसर। अब 7वां का सी है 17,576 का घनमूल आकलन द्वारा निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दाएं से 3 अंक मार्क कर लेंगे। अब यहाँ संख्या का इकाई अंक 6 है तो घनमूल का इकाई अंक 6 हो जाएगा। अब दाएं से 3 अंक मार्क करने के बाद संख्या बचा हमारे पास 17, और ये जो है 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच की संख्या है तो यहाँ से हमको दहाई का अंक मिल गया। तो घनमूल क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 6 दहाई का अंक 2, 26 आंसर। 8वां निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात करिए। ए में है क्यूब रूट 2197 गुने 343, यानी कि 2197 गुने 343 का घनमूल निकालना है। तो इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं आकलन करके। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे देखिए। तो 2197 में दाएं से 3 अंक मार्क कर लिए, तो इकाई का अंक यहाँ 7 है तो इसके घनमूल के इकाई का अंक 3 हो गया। और मार्क करने के बाद जो संख्या बच गया 2, वो 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच की संख्या है तो दहाई का अंक मिल गया 1। तो 2197 का घनमूल 13 और 343 का होता है 7, तो 1391 आंसर। तो चलिए इसको गुणनखंड से भी निकाल लेते हैं। तो ये 13 से हो जाएगा 169 बार में, और ये फिर 13 से लगेगा 13 बार में। तो इसको हम लिख सकते हैं 13 का क्यूब गुने 343 होता है 7 का क्यूब। तो यहाँ से घनमूल निकल जाएगा 13 गुने 7, 91 आंसर। अब 8वां का बी है
घनमूल निकालना है 17 का क्यूब गुने 8 के क्यूब का। तो यहाँ 17 का पावर 3 है तो घनमूल हो जाएगा 17 और 8 का पावर 3 है, इसका घनमूल हो गया 8। तो 17 गुने 8 कितना 136 आंसर। फिर सी में है घनमूल निकालना है 8 गुने 15 के क्यूब का। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 को 2 का क्यूब और गुने ये 15 का क्यूब तो है ही। तो यहाँ से 2 का क्यूब का घनमूल 2 और 15 क्यूब का घनमूल 15, 15 दूनी 30 आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है 8वां का डी। इसमें घनमूल निकालना है किसका 1728 गुने 1000 का। तो इसको आप डायरेक्ट आकलन विधि से भी निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, दाएं से 3 अंक मार्क कर लेंगे। यहाँ संख्या के इकाई का अंक 8 है तो इसके घनमूल का इकाई का अंक 2 हो जाएगा और 3 अंक मार्क करने के बाद संख्या 1 बच गया। तो ये 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच की संख्या है तो दाएं का अंक 1 हो गया। तो घनमूल हो गया इसका 12 और 1000 का घनमूल 10 मतलब कि 120 आंसर। चलिए इसको हम गुणनखंड से भी बना लेते हैं। 2 से लगाएंगे तो 8 दूनी 16, 1 चौदनी 12, 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो गया 4 दूनी 8, 3 2, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 और 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 108, फिर 2 से लग जाएगा 54 बार में, फिर 2 से 27 बार में, फिर 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में। तो यहाँ से 1728 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के क्यूब गुने 2 के क्यूब गुने 3 के क्यूब और 1000 जो है ये 10 का क्यूब होता है। तो यहाँ से घनमूल क्या आ गया ये 2 गुने 2 गुने 3 गुने 10, 2 दूनी 4 12 देंगे 120 आंसर।